आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीके जीएस की एक बेहतरीन क्लास, और ये क्लास पहली क्लास होगी और आपको पहली ही क्लास में साथियों साथियों बहुत कुछ एहसास हो जाएगा सीखने को। जैसा पेपर आता है वैसे ही प्रश्नों को हम लोग उसी फॉर्मेट में उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसमें करंट अफेयर से लेकर जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथियों स्टैटिक जीके, यानी कि कुल मिलाकर वो सभी प्रश्न होंगे जो साथियों पेट के एग्जाम में आते हैं। तो बिना किसी विलंब के हम लोग सीधा प्रश्नों पर ही फोकस करते हैं। तो यहां पर देखेंगे सभी लोग, पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भैया कहां से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे ये आपको बतलाना है। तो सभी लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। अगर पूछे आपसे ये साथियों कहां पर है, ये मेरे साथियों सिंधु नदी के तट पर है। कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, वो किस स्थान पर दिया था? ये आपको बतलाना है किस स्थान पर दिया गया था। यहां पर 4 विकल्प दिए गए, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो सबसे पहली बात, अगर बोध गया की बात करें, अगर हम लोग, तो बोध गया में तो मेरे प्यारे साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और लुम्बिनी और सारनाथ और कुशीनगर 3 बचे। अब ये साथियों जो है सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था साथियों? अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है, अब कभी कभी एक गहराई से क्वेश्चन ये इस बात के लिए भी बन जाता है, कौन सी बात? कि भैया इन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया बोध गया में, कौन सी नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त किया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। और कुशीनगर में तो इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे भैया अगला प्रश्न क्या आ गया। कहता है कि भारत के किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये तो बहुत इजी और सभी लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता, ये समुद्रगुप्त को साथियों कहा जाता है, इसको समुद्रगुप्त को कहा जाता। ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट जवाब। जबकि अगर चंद्रगुप्त प्रथम को पूछ लेता तो इसको साथियों राजा धीराज कहा जाता है। ठीक है, राजा धीराज कहा जाता है। ठीक है भैया, राजा धीराज या महाराजा धीराज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, राजा धीराज। और अगर बात कर ले चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, तब हम लोग क्या बताएंगे? तब हम लोग का उत्तर क्या रहने वाला है? तब हम लोग का उत्तर रहने वाला है विक्रमादित्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है भैया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर देख लेंगे क्या कहता है। सभी लोग साथियों देखिएगा यहां पर क्या कहता है। ठीक है भैया, यहां पर साथियों देख लीजिए, ये रहा। कहता दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पाबोस की प्रथा शुरू की थी? इस बात को ध्यान पूर्वक आपको बतलाना है। तो यहां पर देखिए साथियों, ये बलबन थे साथियों, जो कि गुलाम वंश के एक शासक थे, गुलाम वंश के शासक थे। इन्होंने साथियों क्या सिजदा एवं पाबोस की प्रथा शुरू की थी। आगे की ओर चलते यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है। सभी लोग एक बार इस क्लास को प्यारे साथियों एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और इस सबको अभी अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे इस सेशन को। और जितने लोग चैनल पर नए वो चैनल को मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे। और रोज रात्रि 10 बजे ये क्लास होगी और सभी को इसमें जुड़ना है। ठीक है, बेहतरीन। यहां पर देखिए कहता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था?
ये आपको बतलाना है। तो कौन था भैया, जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो गया मेरे भाई। ठीक है भैया, ठीक है। जबकि मेरे भाई अगर कर्जन की बात करें तो ये 1905 में बंगाल विभाजन के समय साथियों था। और लॉर्ड रिपन कौन सा साथियों है, ये साथियों 1881 में नियमित जनगणना लागू करने वाला साथियों गवर्नर जनरल था। ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर बी हो गया सही जवाब। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर साथियों देखेंगे, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी लोग। यहां पर देखेंगे पहला जो दिया गया 1907 में सूरत अधिवेशन। यहां पर साथियों सभी लोग बात कर लें, गरम दल और नरम दल, गरम व नरम दल अलग हो गए थे। गरम व नरम दल जो थे वो अलग हो गए थे, इस बात को याद रखिए। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों नरम गरम, दोनों नरम दल और गरम दल, दोनों पुनर्मिलन हो गया था, दोनों का पुनर्मिलन हो गया था। ठीक है, पुनर्मिलन हो गया था भैया। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें लाहौर अधिवेशन में तो पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 30 का एकदम परफेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे साथियों, ये रहा क्या कहता है, कहता है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से हुई थी। तो सभी लोग बताएंगे कि किस ऐतिहासिक घटना से हुई थी, सभी लोग बताएंगे मेरे भाई। तो सभी लोग जानते हैं दांडी मार्च के साथियों घटना के बाद हुई। अच्छा ये सभी लोग बताओ दांडी मार्च कब शुरू हुआ। दांडी मार्च मेरे भाई 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है। इसके समाप्त होते ही मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ साथियों, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, इस बात की साथियों सभी लोग जानकारी रखेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह मेरे भाई 1917 में हुआ। ठीक है, 1917 में हुआ। ठीक है भैया। और दांडी मार्च बताया जी, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ। अगर आपसे ई पूछ ले तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। कब मेरे भाई, 1920 में स्टार्ट हुआ। रोलेट एक्ट 1919 में साथियों स्टार्ट हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे की ओर चलते। यहां पर देखो, यहां पर साथियों देखेंगे, ये रहा, सभी लोग देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, और सभी लोग एक बार क्लास को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर देंगे इस क्लास को। ठीक है, ठीक है भैया। यहां पर देखिए आगे, आगे साथियों देखेंगे ये क्या कहता, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर साथियों बच्चों को भ्रम हो जाता है। कैसा भ्रम, यहां पर देखिए, यहां पर 3-4 बातें बनती हैं। यहां पर अगर आपसे पूछे सीधा सा इसका उत्तर हो जाता है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इसका एकदम राइट जवाब हो जाता है, क्योंकि 2 ऑप्शन दिया गया, इसमें कोई साथियों कंफ्यूजन नहीं होने वाली। आगे चलते यहां पर साथियों देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में कौन सी व्यवस्था शुरू की गई। इसमें साथियों कौन सी व्यवस्था शुरू की गई ये आपको बतलाना है। इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हुआ मेरे भाई। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है। ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। यहां पर देख लेंगे, ये रहा क्या कहता है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। ये रहा मेरे भाई आजाद हिंद फौज। यहां पर देखिए आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की साथियों यहां पर आपको देखिए कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। पुनर्गठन के नेतृत्व की कमान 1943 में सिंगापुर में किसने संभाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ऐसे प्रश्न बच्चों को भ्रम में डालते हैं। अब कैसा भ्रम और क्यों डालते हैं, यहां पर देखिए,
यहां पर ये साथियों अगर बात करें आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का सबसे पहले साथियों विचार किसने सोचा, विचार किसके मन में आया, ये कैप्टन मोहन ने, कैप्टन यहां पर लिखा हुआ तो इसीलिए सबसे पहले विचार किसने किया, विचार किया कैप्टन मोहन ने, कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है भैया, अगर पूछे मेरे भाई कि रास बिहारी बोस इन्होंने स्थापना कर दी, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी कर दी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन साथियों सिंगापुर में किसने किया, तब सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कौन, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे की ओर चल लेंगे। यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मेरे भैया कौन सी है, ये आपको बतला देना है जी। ठीक है, ये आपको बतला देना है जी सभी लोग को। तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है मेरे भाई वो अरावली हो जाती है। कौन, अरावली। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, बी एकदम करेक्ट जवाब हुआ मेरे भाई। आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर मेरे भाई चलते हैं। अगर देखिए जो अरावली है ये भारत की नहीं विश्व में भी सबसे ऊंची मानी जाती है, मतलब विश्व में भी विख्यात है, ऊंची नहीं है। अगर इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए आपसे, क्या हो जाएगा, ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे ऊंची चोटी का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जल्दी से बता दीजिए, ये हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा जी, गुरु शिखर। वेरी गुड, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसका मेरे भाई उत्तर हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों, आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर मेरे भाई देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पर देखो क्या कहता है जी, ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। यह प्रश्न भी साथियों काफी महत्वपूर्ण। देखिए यहां पर बच्चों को इन दो चीजों में भ्रम हो जाता, एक हो जाता कावेरी और गोदावरी। तो यहां पर हम ये दो बात कंफर्म कर देते कि कृष्णा और नर्मदा इन दोनों का कोई संबंध इनसे नहीं है। देखिए कावेरी की बात अगर करी जाए तो इसको कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन यहां पर गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है, केवल दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा नहीं। अगर दक्षिण भारत की गंगा कहता है तो ये आपका हो जाएगा साथियों कावेरी, तो इसको कहा जाता है दक्षिण गंगा, या फिर इसी को मेरे भाई वृद्ध गंगा भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इन बातों को ध्यान में रखना होता है, प्रश्न का गलत होने का गुंजाइश यहीं से होता। तो इसका उत्तर मेरे भाई क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी मेरे प्यारे साथियों एकदम सही जवाब हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी। आगे चलते हैं, यहां पर देखेंगे ये रहा, भारत में एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में किस प्राणी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो जितने लोग ए लगाएंगे उनका एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर चलते यहां पर देखिएगा इस बात को, कहता भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस शहर के पास से गुजरती है, किस शहर के पास से गुजरती है। ये वैसे मेरे भाई मिर्जापुर से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से, लेकिन मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं तो ये प्रयागराज के पास है। और आपसे देखिए पूछा भी गया किस शहर के पास से, तो ये प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही जवाब मेरे भाई हो जाता है। आगे की ओर चले, आगे की ओर आगे चलते हैं। यहां पर देखो, यहां पर साथियों कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए यहां पर जनसंख्या घनत्व पूछा है इसलिए बिहार होगा। अगर केवल जनसंख्या पूछता सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है जन घनत्व, इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर चलते। यहां पर देखो साथियों ये रहा,
क्या कहता है ये आपको बतलाना है मेरे भाई। ये देखिए कहता है भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ये एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता, क्योंकि 1960 के दशक में मेरे भाई उच्च उपज देने वाले बीज जिनको HYV बीज कहा जाता था, ये बीज थे, इनको साथियों शुरुआत किया था एम एस स्वामीनाथन। इसीलिए हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं आगे। और जबकि अगर विश्व में पूछ लेता तब क्या हो जाता? अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तब कौन होगा मेरे भाई? तब हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे ये विश्व स्तर पर, ठीक है भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखिएगा, कहता है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष आयोग के स्थान पर की गई? मेरे भाई किस वर्ष योजना आयोग? तो ये 2015 में करी गई थी, ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी मेरे प्यारे साथियों? नीति आयोग की, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। अगर तिथि पूछ ले 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। आगे चलते हैं यहां पर देखेंगे साथियों, ये रहा, क्या कहता है जी? ये आपको बतलाना है, ठीक है, ये आपको बतलाना है, जल्दी से बताओ। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको बतलाना है, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों इसका उत्तर बतला देंगे, ठीक है भैया, सभी लोग इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों बतला देंगे, जल्दी से इसका उत्तर बतलाएंगे। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे भैया, इसका उत्तर आपके सामने उपस्थित है, ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इसका वो हो जाएगा मेरे भाई उत्तर, ठीक है, एकदम सही जवाब। आगे की ओर बढ़ा जाए मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ देते। यहां पर ध्यान देंगे साथियों, क्या कहता है जल्दी से बतलाना है भैया। 1900, ये इसका तो उत्तर मैंने बता दिया, यहां पर देखना ये वाला उत्तर देखना है भैया सभी लोग को। कहता भारत में माल एवं सेवा कर, जिसको मेरे भाई सीधे तौर पर जीएसटी कहा जाता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू की गई? ये आपको बतलाना है। देखो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हम इस पर फोकस लेना चाहते हैं। देखो ये जो मेरे भाई जीएसटी है, जीएसटी, ये मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखो जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला पूरी दुनिया में जो देश था वो था फ्रांस, ठीक है भाई, फ्रांस था। अगर पूछे जीएसटी भारत में कब लागू हुई? भारत में मेरे भाई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई। सबसे पहले असम में लागू हुई, ठीक है, सबसे पहले असम में लागू हुई, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल रखेंगे। यहां पर देखो अब, और अधिनियम था मेरे भाई कौन? 2016, ये 2016 अधिनियम, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 16। और कौन सा क्रम का था? 101वां संविधान संशोधन था, ठीक हो, 101वां, ठीक है, तो 101वां ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अभी यहीं पर नहीं, इसके लिए और समाप्त हो साथियों, यहां पर और भी बातें हैं जो आपको लिए साथियों महत्वपूर्ण होगी। साथियों क्या कहता है? ये कहता है कि इसके बाद भारत जीएसटी लागू करने वाला साथियों कौन से क्रम का देश था? ये 161वें क्रम का देश था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सभी लोग लाइक कर देंगे एक बार इस क्लास को। आगे चलते यहां पर देखेंगे, ये रहा, जल्दी से बताओ ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड मेरे भाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड जल्दी से बता दीजिए, ठीक है मेरे भाई, यहां पर बताना ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। यहां पर तो मेरे बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, इसका संबंध मेरे भाई श्वेत क्रांति से है।
क्या है, श्वेत क्रांति से है, और श्वेत क्रांति का संबंध मेरे भाई दुग्ध उत्पादन से है, तो इसलिए इसका संबंध मेरे भाई किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। अगर पूछे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। ठीक है मेरे भाई, 1970 में हुई थी इसकी शुरुआत, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलती हूँ। यहां पर देख लो साथियों क्या कहता है, इस बात को मेरे भाई ध्यान पूर्वक समझेंगे। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बतला देना है। ठीक है भाई साहब, यहां पर देख लो, यहां पर साथियों देखना, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख ये कौन नहीं जानता मेरे भाई, 51A में किया गया है, अनुच्छेद 51A में किया गया है। सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में साथियों संविधान के भाग चार में जोड़ी गई थी। ठीक है, भाग 4 में जोड़े गए थे। ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर चले, आगे की ओर यहां पर देखेंगे, ये रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जल्दी से बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये बतलाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये थे H.J. कानिया। H.J. कानिया मतलब कि मेरे भाई हीरालाल जे कानिया। आगे चलते यहां पर देखेंगे, ये रहा, कहता संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के मेरे भाई अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बतलाना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर मेरे भाई बढ़ेंगे, यहां पर देख लेंगे तो क्या कहता है जी, ये आप सभी लोग बतला देंगे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो आगे कहता है कि मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको बतलाना है जी, ये आपको बतलाना है। जल्दी से बताओ, कौन नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी तत्व, तो मेरे भाई ये लिए गए आयरलैंड से साथियों लिए गए। अच्छा, ये कौन बताएगा कि आयरलैंड जो है ये संविधान से कौन से भाग में है, संविधान के भाग 4 में मेरे भाई अनुच्छेद 36 से 51 तक के जिक्र है नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है, ये साथियों सभी ध्यान रखेंगे। आगे चलते यहां पर देखेंगे, ये रहा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, भैया संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, ये आपको बतलाना है जी। ठीक है, ठीक है भैया, जल्दी से बतलाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर देखेंगे मेरे भाई, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर ये साथियों क्या कहता है जी, यहां पर देखना है मेरे भाई, ये क्या कहता है जी, कहता है कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या हो जाता है, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक मेरे भाई जूल हो जाता है। क्या हो जाता है, जूल हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन मेरे भाई बल का मात्रक होता, पास्कल मेरे भाई दाब का मात्रक होता, वाट मेरे भाई शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग जानते। आगे चलते यहां पर देखेंगे मेरे भाई, क्या हो जाता है, कहता मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे भाई कौन सी है, ये आपको बतलाना। सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे भाई यकृत तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अग्न्याशय मेरे भाई और थायराइड, देखो अंतःस्रावी पूछे मेरे भाई, अंतःस्रावी, तो सबसे बड़ी साथियों क्या हो जाती है, अंतःस्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी थायराइड सबसे बड़ी होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे साथियों। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर देखो आगे मेरे भाई देखिएगा क्या कहता है, जितने लोग भी इसका उत्तर साथियों लीवर बताएं उन सभी का एकदम सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर मेरे भाई चलते हैं।
यहां पर देखो ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सी गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता। लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कहा जाता है किसको, ये आपको बतलाना है जी। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे भाई, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम परफेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर चल लेते हैं। आगे तो जितने लोग भी इसका उत्तर ए मेरे प्यारे साथियों बता रहे हैं, उन सभी का उत्तर ए एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते यहां पर देखो, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी गई। यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है। अच्छा, आप ही लोग बताएं क्या मापता। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो बताते प्रकाश की तीव्रता, जो कि सरासर गलत हो जाता। ये मापता है मेरे भाई दूरी को, ये मापता है दूरी को। तो जितने लोग भी बी बताएंगे उन सभी का सही जवाब। लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वर्ष साथियों बड़ा मात्रक है, ये खगोलीय दूरी को व्यक्त करता है। इसमें मीटर पूछे, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर, 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर, इतने मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलती, यहां पर देखो साथियों क्या कहता, खट्टे फल जैसे नींबू संतरा में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता। मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मेरे भाई इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये बात सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और इनका इसमें अच्छा कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको बतलाना है। इसमें मेरे भाई कौन सा एसिड, विटामिन सी की कमी से मेरे भाई कौन सा स्कर्वी रोग होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, और साथियों एक बात ये, अगर स्कर्वी रोग तो हो ही जाता, इनमें कौन सा साथियों अम्ल पाया जाता है, इस बात को आपको कमेंट के माध्यम से हमको बतलाना है। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो ये रहा, कहता है, अब देखिए करंट अफेयर के भी इसमें प्रश्न शामिल हैं। कहता है वर्ष 2026 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है। किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है, इसका आपको उत्तर देना होगा। तो मेरे भाई ये दक्षिण अफ्रीका की साथियों अध्यक्षता में किया जा रहा है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ जी, डी करेक्ट जवाब। इसके पहले अगर आपसे पूछ ले कि 2023 में, 2023 में, 2024 में, 2024 में, 2025 में, 2025 में किसने किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई, 2023 में भारत, 2023 में भारत ने किया था। ठीक है, 2023 में ने किया था। और मेरे भाई 2024 में, 2024 ब्राजील ने किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और मेरे भाई 25 में किसने किया था, 25 में मेरे भाई किसने किया, वही तो मेरे भाई जो है अभी 2026 में चल रहा, यही साथियों है। ठीक है, वो यही है। ठीक है, ठीक है जी। यहां पर देखिएगा आगे, आगे साथियों अब हम लोग चलेंगे। इसका तो उत्तर हो गया ना, जो 25 वाला है वही 26 में हो रहा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, यहां पर देखो, यहां पर साथियों चलेंगे, ये रहा, कहता हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है, ये आपको बतलाना है जी। तो इनको नियुक्त किया गया, ये किया गया है ज्ञानेश कुमार जी को, ज्ञानेश कुमार जी को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोग भी इसका बी उत्तर बताएंगे एकदम परफेक्ट जवाब हो जाएगा जी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे की ओर हम लोग चलें, आगे की ओर चलते यहां पर साथियों देखिए, ये कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है मेरे प्यारे साथियों कि इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया, और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और रोज रात्रि 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे अब आपको ये क्लास रोज होगी, उनमें जुड़ जाना है। बेहतरीन क्वालिटी के प्रश्न हम बिना किसी समय गवाए पढ़ाते हैं। यहां पर देखिए, जैसे नीति आयोग द्वारा जारी बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी में सबसे तेज गिरावट दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है।
ठीक है, ठीक है भैया। तो जल्दी बताओ, सबसे तेजी से गिरावट दर्ज करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है मेरे भाई। क्या है? उत्तर प्रदेश। इस बार साथियों सी नहीं बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पर देखो, इसीलिए तो ये यूपी पेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा, जो यूपी है इसका उत्तर। आगे देखो, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में आया, या कुल कितने पदक जीते गए? जल्दी से बताओ साथियों, या तो एक स्वर्ण पदक आया किस स्पर्धा में, या फिर कुल कितने पदक जीते गए, ये आपको बतलाना है मेरे भाई। यहां पर देखो, सब कुल साथियों पदक इसमें आए 6, कुल पदक 6 आए, जिसमें से मेरे भाई आपसे पूछ ले गोल्ड मेडल, गोल्ड कितने थे, ठीक है, और ब्रोंज मेरे भाई कितने थे, ठीक है, सॉरी सिल्वर कितने थे, सिल्वर कितने थे, सिल्वर और ब्रोंज कितने थे, ये आपको देखना। गोल्ड मेरे भाई 0 थे, गोल्ड 0 थे। सिल्वर मेरे भाई रजत पदक पूछे तो 1, और ब्रोंज मेरे भाई 5, यही दो मिलाकर कुल 6 हो गए थे। यानी कि इसका उत्तर मेरे भाई एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे। यहां पर साथियों देखेंगे, ये रहा, कहता इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किए गए भारत के प्रथम समर्पित, दुबे जी बिल्कुल सही बात पढ़ते रहिए। कहता है प्रथम समर्पित सौर मिशन का नाम क्या है? आपको बताना है कि सौर की अध्ययन के लिए किसको भेजा था, उसका नाम क्या है जी। ठीक है, तो उसका नाम सभी लोग जानते हैं कि मेरे भाई आदित्य एल1 है। क्या है? आदित्य एल1, और ये पुराना हो चुका है। अगर पूछ ले खुदा ना खास्ता कि इसको साथियों कब जो है लॉन्च किया गया था, तो इसको मेरे भाई 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। कहां से? वही श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें मेरे भाई रॉकेट पूछे कौन सा था, PSLV, PSLV C57। ठीक है, ये था। यही महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपसे पूछता है। ठीक है भैया, ठीक है, यही बातें आपसे पूछता है जी। ठीक है, ये PSLV C57, इस बात को ध्यान में रखना है। और मेरे भाई अगर और गहराई से पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि इसने कितना दूरी तय किया। इसने 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर चलते हैं। अगर मेरे भाई कभी ना कभी आपसे और गहराई से पूछेगा तो इसमें पूछेगा जो L1 है, इसका L का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लंगराज पॉइंट। क्या होता है? लंगराज पॉइंट, ये पूछेगा। ठीक है, लंगराज पॉइंट, इसका मतलब ये हो जाता है L का मतलब। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते यहां पर देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य के पहले एआईसीटी को विकसित करने की मंजूरी दी? जल्दी से बता दो मेरे भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको मेरे भाई। ठीक है, ठीक है जी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई लखनऊ, राजधानी लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जी बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, सभी लोग बी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे चलते यहां पर देखिए, ये रहा। क्या कहता है? कहता है वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर वर्तमान में कितनी है जी? वर्तमान में कितनी है, इसका उत्तर आपको बतलाना है। वर्तमान में पूछ रहा है तो 6.50, यानी कि 6.5, 50 कहना उचित नहीं होगा, 6.50 कहना उचित होगा। इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे की ओर चलते यहां पर साथियों देखेंगे, ये रहा। कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में वर्ष 2025-26 के लिए चुने गए गैर अस्थायी सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है, ये आपको बतलाना है जी। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे भाई कौन है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान भी शामिल है। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब।
ठीक है, ठीक है। क्या साथियों इसके अतिरिक्त कोई और देश भी शामिल है? बिल्कुल शामिल है। एक तो पाकिस्तान हो ही गया, इसके अतिरिक्त मेरे भाई, इसके अतिरिक्त कौन कौन? सोमालिया देश है एक। कौन सा देश? सोमालिया, सोमालिया। और इसके अतिरिक्त मेरे भाई पनामा, पनामा है। और इसके अतिरिक्त मेरे भाई डेनमार्क है, इसके अतिरिक्त डेनमार्क है, वो भी शामिल है, ठीक है, डेनमार्क। और इसके अतिरिक्त मेरे भाई ग्रीस, ये देश भी इन्हीं में शामिल है, ठीक है, ठीक है। और पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। आगे की ओर चलते यहां पर देखेंगे, ये रहा हाल ही में प्रदान किए गए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका उत्तर बताओ। बिल्कुल सही, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो उत्तरी हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यहां पर देखो, ये इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर। यहां पर सबसे ज्यादा गलती होने के चांस हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका मेरे भाई उत्तर हो जाएगा अट्टम। अट्टम फिल्म को मेरे भाई 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर देखेंगे, ये कहता है हाल ही में समाचारों में रहा मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है, ये आपको बतलाना। तो मित्र शक्ति पूछा है ना, तो मित्र शक्ति मेरे भाई भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच होता है जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। और इसी के बीच मेरे भाई सागर बंधु भी होता है। क्या? सागर बंधु, सागर बंधु ये भी होता है, ठीक है भैया, ठीक है। आगे की ओर चलते, यहां पर देखो, ये रहा, क्या कहता है जी, आगे देखो, कहता अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये मेरे भाई हेग नीदरलैंड में स्थित है, हेग नीदरलैंड। ऑप्शन 20 का एकदम परफेक्ट जवाब, ए नहीं बी होगा जी। आगे यहां पर देखो, यहां पर साथियों इसके लिए ये देखो, कहता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, प्रश्न कंफ्यूज कर देगा आपको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपने सोचा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये साथियों असम में है। कहां पर? असम में है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा बात। उसने कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा प्रसिद्ध, इसके अलावा एक और भी प्रसिद्ध है जिसका नाम सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में है? तो सुंदरबन मेरे भाई पश्चिम बंगाल में है। देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका यही होता कि काजीरंगा तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी एक और प्रसिद्ध है जिसका नाम सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। वो कहां पर? पश्चिम बंगाल में ही, ठीक है। आगे चलते, यहां पर देखिए, ये रहा, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का आधिकारिक स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मेरे भाई कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। अगर आपसे पूछे कि पहली बार कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा मेरे भाई। पहली बार 24 अक्टूबर 1945 को मनाया गया जी, ठीक है, ठीक है भैया। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर आगे चलेंगे। यहां पर देखो क्या कहता, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह एक पुस्तक है मेरे भाई, भारत की खोज। कभी कभी इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना लिख करके हिंदी में लिख देता है मेरे भाई, भारत की खोज। क्या? भारत की खोज। तो ये वही पुस्तक है। अब देखिए, भारत की खोज पुस्तक के लेखक पूछ ले या डिस्कवरी, इन दोनों के लेखक मेरे भाई कौन है? वो सेम ही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है? सी करेक्ट जवाब हुआ। आगे चलते, यहां पर देखेंगे, ये रहा, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अरे ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि मेरे भाई ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बतलाना है। तो ये मेरे भाई राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को ये मनाया जाता है मेरे भाई, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद।
ये भी बात यहां तक क्लियर। अब एक बात और यहाँ पर, इनका जन्म कब हुआ था ये बताओ। 29 अगस्त को हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, 29 अगस्त को ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन सन पूछ ले तो 1905। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज भी कहते हैं, ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पर साथियों देखते हैं, ये कहता है लावणी, लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जल्दी से बता दीजिए। लावणी और तमाशा ये महाराष्ट्र के मेरे भाई प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जी। ऑप्शन नंबर सी का एकदम परफेक्ट जवाब हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है जी। किसी को प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का संगठन नहीं है, सार्क का संगठन नहीं है जी, ये आपको बतलाना है जी। सार्क का संगठन कौन सा देश नहीं है, बिल्कुल जी भाई बता देंगे। यहाँ पर म्यांमार दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं है जी, ठीक है, ठीक है। अगर पूछे इसमें कितने देश हैं, इसमें मेरे भाई 8 देश अभी तक शामिल हैं। सबसे नवीनतम मेरे भाई ये अफगानिस्तान जो है सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है जी, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एकदम करेक्ट हो जाता ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते यहाँ पर देख लेंगे, ये कहता भारत के किस राज्य में बिहू उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। बिहू कहां पर मनाया जाता है जी, असम राज्य में मनाया जाता है, असम राज्य में, ठीक है, ठीक है। आगे चलें, आगे आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो भैया, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। रेड डाटा बुक ये क्या है जी, रेड डाटा बुक जो लुप्त प्राय क्या है मेरे भाई, ये किस लिए है, लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है और किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है। जो साथियों गायब होते जा, जैसे डायनासोर का साथियों लुप्त हो गई प्रजाति, इसका रिकॉर्ड कौन सी पुस्तक रखती है, ये रखती है रेड डाटा बुक। तो ये किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है, इसका उत्तर आपको बतलाना है। ये मेरे भाई IUCN के द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ या फॉर कंजर्वेशन नेचर। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट। अरे यूनेस्को नहीं होगा भैया जी, यूनेस्को क्यों होगा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं या प्रसिद्ध हैं विश्व में, जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे भाई बताओ, ठीक है, ठीक है। आगे मेरे भाई बताने से पहले हम आपको बता दें 1947 में स्वतंत्रता के अवसर पर या आजादी के अवसर पर लाल किले पर मेरे भाई इन्होंने ही शहनाई बजाई थी, ठीक है, इन्होंने ही। तो ये शहनाई वादक हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट जवाब हो गया जी, ठीक है, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, मैंने आपसे 50 प्रश्न कहा और 50 प्रश्न ही कुल मिलाकर के, जैसे देखिए हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, और मेरे भाई क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और मेरे भाई क्या हो गया, और मेरे भाई इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और मेरे भाई क्या हो गया, और मेरे भाई साइंस हो गया, और मेरे भाई स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, स्टैटिक जीके, और मेरे भाई करंट हो गया, करंट अफेयर, ठीक है। और जो यूपी जीके मिलाकर, कुल मिलाकर इनसे 50 प्रश्न जो होते हैं वो जीके जीएस के यूपी पेट में आते हैं। किसके, जीके जीएस के कुल कितने 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ तक के किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये 50 प्रश्न मैंने करवाए आज। ये साथियों पहली क्लास थी यूपी पेट के लिए, और रोज रात्रि 10 बजे
रोज रात्रि 10 बजे आपको साथियों कहीं नहीं जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस क्लास को साथियों जाते जाते लाइक कर दीजिए और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भैया। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।